ओके, तो आज हम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा इस पूरे चैप्टर का कंक्लूडिंग रिमार्क है। और आपको वो टॉपिक पढ़ने के बाद सच में ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा लास्ट में जो हमारा मेजर टॉपिक था वो क्या था, बताना जरा। मेजर टॉपिक क्या था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 मेथड हमने पढ़े हैं जिनसे हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वॉन्ट हॉप्स फैक्टर। ये लो भाई, वॉन्ट हॉप्स फैक्टर आई, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वॉन्ट हॉप्स फैक्टर। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए, तो आप लोग मुझे एनालॉजी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए। ये क्या देती हैं? provides method to मेथड टू डिटरमाइन, बोलना जरा। M2 सही बात है क्या ये? इज इट? वॉइस क्लियर है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, यस। तो M2 डिटरमाइन करने का मेथड देती हैं कौन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये उसका फॉर्मूला है और इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, इसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपका जो फॉर्मूला था, ये डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और उसका फॉर्मूला था आपका KBM। M क्या है? मोलैलिटी। इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलैलिटी। ठीक है, इसी तरह से आपका एक और फॉर्मूला था, वो था पाई V इज इक्वल टू N2 RT। ये सारे फॉर्मूले क्या हैं? ये सारे फॉर्मूले क्या हैं? पाई V इज इक्वल टू, या फिर आप सीधा इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो। किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो? पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? CT के। ठीक है, यहां सारा का सारा ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, व्हाट आई मीन टू से दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दिस केस मोलैलिटी, इन दिस केस मोलैलिटी, और इस केस में भी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैरिटी के। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बहुत सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ CP। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये सारा जो हम पढ़ चुके हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है ना, ये बैकग्राउंड है हमारे टॉपिक का पूरा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैल्यू ऑफ CP और M2 में क्या रिलेशन है, बताओ भाई? मोलर मास में ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताओ। फाइनली हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को M2 से कोरिलेट करना है, तो इसका रिलेशन क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो M2 इंक्रीज होगा क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा ये? या डिक्रीज होगा? इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताओ फटाफट बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस। यही से तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं है। कैसे? आप ये जो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनका फॉर्मूला चेक करो आप।
इनका फॉर्मूला चेक करो, M2 न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? M2 कहां पर है? न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में है, राइट? न्यूमरेट नहीं, न्यूमरेटर में तो नहीं है। इंडिविजुअल का फॉर्मूला चेक करो आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल का फॉर्मूला चेक करो। M2 जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आपके है, ठीक है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपको यहां से पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, आपको यहां से पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने यही कंडीशन ली है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ओके, तो ये जो मोलैलिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला है, इसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में आता है? बताओ, मोलैलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले में कहां आता है? न्यूमरेटर में आता है, यस। इसलिए हम पहले अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे वो न्यूमरेटर में आता है या डिनोमिनेटर में। अभी भी बता दो कहां आता है मोलैलिटी का फॉर्मूले में, बताओ। डिनोमिनेटर में आता है वो, न्यूमरेटर में नहीं आता। देख लो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल। मैं एक बार यही लिख देता हूं, है ना? ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। आपने ये कैसे कहा कि वो न्यूमरेटर में आता है? सवाल ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना, इन केजी, राइट? ये मोलैलिटी की डेफिनेशन है। अब नंबर ऑफ सोल्यूट ये क्या है आपका? N2, और ये क्या हुआ? मास ऑफ M1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब N2 की डेफिनेशन क्या है? N2 तो आप जानते हो ना, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, सही बात है ना? N2 का मीनिंग ये हो गया, तो आप वहां वो प्लेस कर दो। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाइड M1, ठीक है, इन M1 नहीं है, ये W1 आएगा, ये गिवन मास है ये, ठीक है, गिवन मास W1 इन केजी। सही बात है क्या? ये बताना जरा। ये मोलैलिटी की वो है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसको केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा W1। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये जो M2 है ये कहाँ आया मोलैलिटी के फॉर्मूले में? ये डिनोमिनेटर में आया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो मैं समझाना चाहता हूं वो सिर्फ इतना सा है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज दैट द टर्म M2, the term M2 is in denominator in the formula of molarity and also in the formula of colligative property. इन सब में ये डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बताओ जरा, CP में और M2 में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है एबनॉर्मल मोलर मासेस की, ठीक है। आप ध्यान रखना, हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू यदि किसी भी फैक्टर की वजह से कम या ज्यादा हो गई तो आपके M2 की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी, और यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि M2 की वैल्यू तो किसी भी सोल्यूट के लिए फिक्स है। M2 की वैल्यू किसी भी सोल्यूट के लिए फिक्स होती है। वो इसके साथ यदि वेरी होगी और हमें एक फिक्सियस वैल्यू मिल जाएगी, गलत वैल्यू मिलेगी M2 की, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेथड गलत रिजल्ट दे रहा है। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसने इसको चेंज कर दिया, वैल्यू ऑफ CP को चेंज कर दिया, वो M2 को भी चेंज कर देगा। बात समझ में आई आपके? ठीक है। और M2 को चेंज कर देगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही फिर वो हमारे किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि हम M2 डिटरमाइन करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब उससे हुआ क्या? देखो उससे हुआ क्या, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। हम क्या कर रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेथड है उसे यूज लेकर के M2 डिटरमाइन कर रहे थे, ठीक है। M2 डिटरमाइन करते करते हुआ क्या, वो देखते हैं। हमारे पास एक केस है, ठीक है। हम लोग एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं। केस 1 किसका है? डिसोसिएशन का है। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल्स। फटाफट लिखते जाइए। ये केस 1 है, ये हमारी प्रॉब्लम है। एक्चुअल में कोलिगेटिव मेथड में जो प्रॉब्लम आई ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आई? हमने KCl का वो मोलर मास निकालना है। तो KCl का पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकली कितना है ना, कितना आना चाहिए।
ठीक है। तो KCl का मोलर मास तो आप लोग जानते हो ना, इसका मोलर मास और इसका मोलर मास को आप लोग ऐड कर दोगे, ऐड करते ही जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, और वो कितनी है 74.5। ठीक है। तो ये K का कितना हो गया, K का एक्चुअल में 39 हो गया, और इसका हो गया 35.5। ठीक है। तो आप इनको ऐड करोगे तो ये इतना आ जाएगा 74.5। ये किसका है, ये KCl का मोलर मास है। ठीक है ना। इतनी वैल्यू आनी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वैल्यू। ये आपका नॉर्मल मोलर मास है। ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है, कैलकुलेटेड मोलर मास। ठीक है। ये आपने कैलकुलेट किया कैसे, इन दोनों के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस के सम को सम किया है आपने, एडिशन किया है उनका। ठीक है। अब देखते हैं भाई इनका हुआ क्या। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है। जैसे ही हमने KCl का सॉल्यूशन बनाया, हमने बनाया सॉल्यूशन वाटर में, ठीक है, तो ये हो गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होगा ना, ये तो आयनिक सोल्ट है। ठीक है। ये लो K प्लस और Cl माइनस, ये लो भाई। तो हमने 1 मोल ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में डाला था, 1 मोल, लेकिन कितने बन गए भाई बताना जरा, पार्टिकल का नंबर कितना हो गया, 2 मोल्स हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गया ना। ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड को थोड़ी ना पता है कि इसका मोलर मास निकालना है, उसने तो सोचा पार्टिकल कौन है, K प्लस है, Cl माइनस है, तो उसने इनका मोलर मास निकाल दिया, और इनके मोलर मास की जो एवरेज वैल्यू है वो उसने रिजल्ट में दे दी। वो क्या आई, वो क्या आई, तो ऑब्जर्व्ड या फिर M2 बाई एनी ऑफ CP मेथड, एनी CP मेथड, वो वैल्यू क्या आई, वो वैल्यू आपकी आएगी 37.25। ये लो 37.25, इसका एग्जैक्ट हाफ करते हैं तो यही आएगा ना, देखना जरा, हाँ यही आएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई भाई, यही आएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं ये वैल्यू दिखा रहा है, तो हो गई ना गड़बड़। आप प्रॉब्लम को समझो, आपको आपने निकालना था KCl का, आपने चेक किया कि KCl का 74.5 तो एक्चुअल होता है, इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है। आपने कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेथड लिया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड ले लिया, कोई भी ले लिया। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने देखा ना, सारे मेथड्स के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, हमने देखा है ना, लेंड्सबर्गर मेथड, बेकमैन्स मेथड, बर्कले हार्टले मेथड, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रेशर आपने कोई मेथड कोई भी लिया और आपकी वैल्यू आई इतनी, ये इतनी वैल्यू आई भाई, मोलर मास इतना ग्राम आया, जबकि आना चाहिए था इतना ग्राम। तो ये जो आपकी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो ये वैल्यू थी, ये एबनॉर्मल है, तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर ये आपके एक्सपेरिमेंटल से आई है ना, एक्सपेरिमेंट किया है आपने, तो इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट में आपका ऑब्जर्वेशन है ये, तो ये आ गया आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये लो भाई, आना चाहिए था वो, आ गया। ये प्रॉब्लम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड की नंबर 1, किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। ठीक है। तो अब हम एसोसिएशन में भी देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो जाता है, वहां भी कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो उसे भी देखते हैं। आपको समझ में आया ये प्रॉब्लम, कोलिगेटिव मेथड का एक तरह से लिमिटेशन हो गया ना ये, कि जहां पर डिसोसिएशन होता है वहां पर बताना जरा, रिजल्ट आपका सही आएगा या नहीं आएगा, बताओ। बोलो भी। ओके यस, तो ये लेते हैं केस 2। केस 2 किसका है, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। रादर पार्टिकल्स, हम इसमें पूरा पार्टिकल्स ले रहे हैं ना इस चैप्टर में। यस, सोल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब एसोसिएशन वाला कोई भी एक एग्जांपल बताओ भाई जिसका एसोसिएशन होता है। एसिटिक एसिड CH3 COOH, इसका मोलर मास बताओ भाई कितना आना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितनी है बताना जरा, नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी, 60 होगा क्या, 60 होगा। आप इनको सबको कैलकुलेट कर लो, सम कर दो, 60 आएगा। 60 ग्राम क्या है इसका, ये आ गया इसका नॉर्मल मोलर मास, या फिर क्या आ गया, कैलकुलेटेड मोलर मास।
ये तो कहानी सही हो गई। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसका सॉल्यूशन बना दिया। तो ये क्या हुआ भाई, एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही सॉल्यूशन बना दिया, इसने अपने आप को कर लिया एसोसिएशन। ठीक है, ये हमने इन सॉल्यूशन क्या हुआ, एसोसिएशन। और एसोसिएशन में क्या हो जाएगा ये देखना जरा, CH3, आप मेरे ख्याल से इसको जानते हैं, पहचानते हैं। जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूं, ये देखो CH3, और ये लो भाई, दो मॉलिक्यूल हैं, आपको दिख रहे हैं दो मॉलिक्यूल किस तरह से मैंने अरेंज किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, और ये बन गया आपका डाइमर। डाइमर बन गया ना। अब देखो, इसका मतलब सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में तो रहता ही नहीं है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड को क्या पता, वो थोड़ी ना कोई कॉमन सेंस है उसमें। उसने देखा ये एक पूरा पार्टिकल है, इसका मोलर मास निकाल दिया उसने। इसका मोलर मास कितना आएगा बताओ जरा, बताओ कितना आएगा। 120 यस, अरे इसका 60 थोड़ी आएगा भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो पता नहीं है ना कि दो मॉलिक्यूल। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड है, वो एक मेथड है, उसको बेचारे को ये नहीं पता ना कि दो पार्टिकल ऐड होकर के एक बन गए और मुझे धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने तो जो दो पार्टिकल ऐड होकर के डाइमर बनाया हुआ है, उसी का मोलिकुलर मास निकाल दिया, उसी का M2 निकाल दिया। अब वो M2 तो आएगा डबल, एक्चुअल में वो आना चाहिए था सिंगल, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, इसने एसोसिएशन कर लिया। तो जैसे वहां पर KCl में 74.5 आना चाहिए था, लेकिन आया उसका हाफ। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट हो गए। ठीक है ना, दो इंडिविजुअल पार्टिकल बन गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गया, तो M2 हाफ हो गया। ठीक है, यहां पर देखते हैं, तो अब आपका आ गया मोलर मास बाई एनी ऑफ CP मेथड। कोई भी मेथड यूज कर लो, वो आएगा 120। अब ये 120 क्या है, ये आपके एबनॉर्मल वैल्यू है, एबनॉर्मल MM है आपका, यही आपका ऑब्जर्व्ड MM है। ठीक है, और यही आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। अब देखो भाई हुआ क्या, हुआ क्या, आप समझो बात को। अभी हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ CP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ CP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके। बात सही है ना, सही बात है क्या, बताना जरा। ओके यस। तो अब ये देखते हैं, अब देखो यहां पर हुआ क्या, एसोसिएशन के केस में बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हुए कि नहीं हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हुए कि नहीं हुए, बताना जरा। हाँ सर। तो ये डबल होगा कि नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर होगा, होगा ना, हो गई ना मिस्टेक। ओके, इसलिए वो डबल आ गया क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए। इसी तरह से एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हुए कि नहीं हुए, वो सॉरी डिसोसिएशन के केस में, केसीएल वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए थे ना। नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ही डबल हुए डिसोसिएशन होकर के, तो ये हाफ होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते ही CP की वैल्यू चेंज हो गई, और CP इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई, जबकि वो होनी नहीं चाहिए। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मेथड का एक तरह से लिमिटेशन है कि जिस केस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है वहां पे ये काम नहीं करता। तो अब देखते हैं ये और कहां काम नहीं करता, क्या और भी ऐसी कोई कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोगों को इंटेंशन समझ में आ गया, एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो अब आप लोग कुछ डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, सबसे पहले लिखो यस, सबसे पहले लिख लो, आप लोग लिखो, मैं डिक्टेट करवाता हूं आप लोगों को। CP मेथड होल्ड्स गुड इफ, CP मेथड होल्ड्स गुड इफ, तीन कंडीशन पे ये अच्छे रिजल्ट देता है। CP मेथड होल्ड्स गुड इफ देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। लिख लो भाई, कंप्लीट लिख लो, देयर इज नो एसोसिएशन or dissociation, there is no association or dissociation of solute particles in solution। लिख लिया आप लोगों ने। नंबर 2 लिख लो, नंबर 2 the solution is very dilute, solution very dilute होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 भी लिख लो, the solute is non volatile, the solute is non volatile। ये तीन कंडीशन है जिसपे CP मेथड करेक्ट रिजल्ट देता है आपका
देयर शुड बी नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नहीं होना चाहिए, तब M2 आपका सही आएगा। दूसरा, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा तीसरा क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। ये तीनों जब फॉलो होगी तो सीपी मेथड से जो भी रिजल्ट आएगा आपके M2 का, ठीक है, वो सही आएगा। इनमें से एक भी फॉलो नहीं है तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, जैसा हमने अभी देखा एसोसिएशन और डिसोसिएशन केस में आना चाहिए था, कुछ आ कुछ रहा है। ठीक है, तो ये आ गई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ गई। अब ये जो एबनॉर्मल मोलर मास हमने किया ना, ये एबनॉर्मल मोलर मास है, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं, फटाफट लिख लो। एबनॉर्मल मोलर मास, द मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द नॉर्मल वैल्यू। द मोलर मास दैट इज आइदर हायर और लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मासेस। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलो भाई, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई कि सीपी मेथड कहाँ कहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं, सही रिजल्ट देते हैं, कहाँ कहाँ वो धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो 3 सिचुएशन हमने पहचान ली है। एक सिचुएशन पर हम लोग सारा फोकस करेंगे और वो आपका पहला है एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले कंडीशन। ठीक है ना, तो हमने देखा किस तरह से ये गड़बड़ हो गई। अब अच्छा, फिर क्या हुआ देखो, अब एक साइंटिस्ट मैदान में आए, वो थे वॉन ट्रॉफ। इन्होंने कहा मैं एक फैक्टर देता हूं आई। कौन सा फैक्टर है इनका, आई, है ना, आई। और इन्होंने कहा ये फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दो फॉर्मूले में और आपका जो रिजल्ट है ना, बहुत सिंपल सी बात बताई इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये आई क्या है और किस तरह से फॉर्मूले में वो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगा लो, वॉन ट्रॉफ्स फैक्टर आई। वॉन ट्रॉफ्स फैक्टर आई, ये किन्होंने दिया, वॉन ट्रॉफ ने दिया। इन्होंने कहा भाई ये जो प्रॉब्लम आ गई इसका सॉल्यूशन मैं देता हूं। ठीक है, तो आप लोग लिख लो फटाफट। चलो, लिखना जखना क्या है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट। आई का फॉर्मूला क्या है ये देख लो। आई है आपका नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ये आई का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि नॉर्मल मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, बताना जरा, कैलकुलेटेड बोल सकते हैं क्या? एक्सपेरिमेंटल मास। नहीं, नॉर्मल को तो हम एक्सपेरिमेंटल नहीं बोल सकते, जो 70, हाँ कैलकुलेटेड बोल सकते हैं। कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल जो आया था, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, हमारे सीपी मेथड ने दिया था ये तो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्व्ड एमएम। तो आई क्या है, आई इनका रेशियो है, बहुत सिंपल सी बात है। वन टॉप फैक्टर आई इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एंड नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास, इनका रेशियो है। ठीक है, चलो भाई, और भी कोई डेफिनेशन है तो लिख लेते हैं। आप लोग जानते हो एज आपका जो है सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किसके डायरेक्टली, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, M2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देख लो जरा, तो ये तो मोलर मास के रेस्पेक्ट में, मोलर मास के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। देख लो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आई का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू या इन टर्म्स ऑफ सीपी, इन टर्म्स ऑफ सीपी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल, या फिर आपका ये वो लिख लेते हैं सीधा ही, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय आपका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बता दो भाई, किसी को दिक्कत है तो यहां से बता दो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब यहां से आई को आप डिफाइन कर सकते हो कि आई का रेशियो क्या हुआ, आई हो गया आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। इज इट क्लियर? यहां से आएगा, देखो। यस सर। आगे आगे चलें, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तब ये हो जाएगा। बात समझ में आई? देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो मोलर मास वाला जो फॉर्मूला है नॉर्मल बाई एबनॉर्मल, ये उसका इनवर्स हो गया। यहाँ पे आपका एबनॉर्मल आ गया, ये लो, आप लोगों को अच्छी तरह से कंपैरिजन पता चल जाए, और यहां से आपका आ गया नॉर्मल। ठीक है, ये तो भाई ये भी एक आई का फॉर्मूला हो गया, ये भी एक आई की डेफिनेशन हो गई। आप बता सकते हो वन टॉप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी उसकी डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है। एक और लेते हैं जो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया है वन टॉप ने, और वो क्या है, वो है आपका
वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ moles of particles before dissociation और एसोसिएशन। ये लो भाई, ये भी आई का एक फॉर्मूला है। आई की डेफिनेशन क्या हो गई? वन टॉप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीन फॉर्मूले हैं आई के, तीन डेफिनेशन है आई की। ये है वन टॉप फैक्टर, ये करेक्शन फैक्टर है जो वन टॉप ने इंट्रोड्यूस किया था। इसने कहा ये करेक्शन फैक्टर है, सीपी मेथड में ये इंक्लूड कर लो, आपका जो फॉर्मूला उसमें इंक्लूड कर लो और इसको कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लो, आपका जो रिजल्ट एबनॉर्मल आ रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो एक तरह से ये वन टॉप फैक्टर है, ये क्या है? करेक्शन फैक्टर है। जो हमने अभी तक चार फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें ये करेक्शन है एक तरह से, ठीक है। उनमें जैसे ही पता चला कि ये गड़बड़ हो रही है तो फिर वन टॉप ने करेक्शन दिया, करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया कि ये करेक्शन फैक्टर है और आप इसे इंक्लूड करके करेक्शन कर सकते हो। उस करेक्शन फैक्टर आई, वन टॉप फैक्टर आई की डेफिनेशन और उसके तीन फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से आप लोग याद रखना। ये वाले फॉर्मूले में आपको कभी कंफ्यूजन हो कौन सा जो लास्ट वाला है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना। आप लोग ए बी याद कर लो इसको, ए बी। ए बी का मतलब ये हुआ कि आपका ऊपर ए है नीचे बी है, और ये क्या हो गया? ये आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो गया, ये बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताना जरा, ए बी आपको याद रहेगा? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं जरा, वो केसीएल वाला फॉर्मूला था ना, केसीएल वाला जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी भाई? केसीएल की वैल्यू क्या आई थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने क्या दिया था? 37 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, फिर गलत कर रहे हो, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने तो ये दिया था, ठीक है, बात सही है ना? ये M2 आया था, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। अब आपको इसको सही करना है तो वन टॉप ने क्या किया? वन टॉप ने कहा ये आई की डेफिनेशन है, इससे आई की वैल्यू निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आई की वैल्यू क्या आएगी भाई केसीएल के लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो 2 हो गया ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 था ना, बताना जरा, सही बात है क्या? आई की वैल्यू सही लिख रहा हूं क्या मैं? डिसोसिएशन के बाद में 2 पार्टिकल हो गए, आफ्टर डिसोसिएशन, देखो मेरी बात को समझ लो, आफ्टर डिसोसिएशन 2 पार्टिकल, और बिफोर डिसोसिएशन तो केसीएल अकेला था बेचारा, 1 मोल था, ठीक है। तो ये हो गया 2/1, तो आई की वैल्यू आ गई क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सही वैल्यू हो जाएगी। बात सही है कि नहीं है? जो एबनॉर्मल रिजल्ट था नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा। एबनॉर्मल रिजल्ट सही है ना? एबनॉर्मल रिजल्ट नॉर्मल हो गया या नहीं हुआ? अब एसोसिएशन के लिए ले लेते हैं, आई की वैल्यू क्या होगी? एसोसिएशन के लिए आफ्टर डिसोसिएशन 1 हो गया और बिफोर डिसोसिएशन 2 पार्टिकल थे, बात सही है क्या? एसोसिएशन के लिए सही है सर, है ना? तो ये 1/2 हो गया, तो वो वैल्यू कितनी आई थी? 120, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, आपका 60 रिजल्ट आ गया, ये नॉर्मल वैल्यू है। तो वन टॉप ने ये करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया और उसने कहा कि आप आई को कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लो, आपका जो एबनॉर्मल रिजल्ट है वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कैसे मिस्टेक हो रही थी, कैसे गलत रिजल्ट आ रहा था, फिर वन टॉप आए, उन्होंने कहा ये आई है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके 3 फॉर्मूले हैं, आई की वैल्यू कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। तो अब फिर क्या हुआ भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो जितने भी फॉर्मूले आए थे हमें करेक्ट करने पड़ेंगे क्या? बताना जरा। करने पड़ेंगे सर, करने पड़ेंगे। तो अब जो चारों फॉर्मूले थे उनको मॉडिफाइड कर दिया गया, आपके जितने भी फॉर्मूले थे, ठीक है, आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आ गया आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला ऑफ सीपी मेथड। ये लो भाई, सीपी मेथड के जो मॉडिफाइड फॉर्मूले हैं वो अब आपके सामने हैं। कैसे हैं देख लो, कैसे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? P1 नॉट डिवाइडेड माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू X2 था क्या? बताना जरा सबसे पहला। यस सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो I से, नया फॉर्मूला आ गया आपका। दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा TF, नहीं TB था ना, ओके कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते हैं। वो था आपका KBM, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दो I से। अगला था डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM,
मल्टीप्लाई कर दो आई से। अगला था पाई वी इज इक्वल टू N2RT, यही था ना, मल्टीप्लाई कर दो आई से। ओके, ये आपके मॉडिफाइड फॉर्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आफ्टर इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई। बात आपको समझ में आई? आई सर, आई। ओके ओके, तो आई का ध्यान रखना, वांट ऑफ फैक्टर का ये काम है, ये करेक्शन फैक्टर है। इसने कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूले थे उनको करेक्ट कर दिया, जो मिस्टेक हो रही थी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में उसको इन्हें सही कर दिया और हमें मिल गए नए फॉर्मूले। अब यदि आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस आता है सामने, तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। आई की वैल्यू आपको जो आपने सीखा है, जो सीपी मेथड के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में आप लोग आई को भी कंसिडर करोगे, ठीक है। और आई की वैल्यू आप जान गए, एबी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। समझ में आ गया? एबी। ओके, यस। तो ये तो हुई एक बात, है ना, ये वांट ऑफ फैक्टर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, सारा काम हो गया, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर जो है आई, उसके कुछ और यूजेस भी हैं, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग शॉर्ट टाइम चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं भाई, अब देख लेते हैं फटाफट। फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? क्या आया था अभी आई की वैल्यू? एसिटिक एसिड के लिए हाफ आई थी क्या? बताना जरा। हाफ आई थी सर। तो इसका मतलब एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होगी। फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या आई थी? KCl के लिए 2 आई थी, तो इसका मतलब ये हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा। और इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तब आई की वैल्यू क्या होगी? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। आई का फॉर्मूला, आई की सारी चीजें, है ना। अब हम लोग अगले टॉपिक में एंटर कर गए हैं और वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। इतना टॉपिक आपको समझ में आया क्या? बताओ जरा, जल्दी से बता दो फटाफट। ओके, समझ में आया? तो हम लोग एक नई मीटिंग लेते हैं, ठीक है। नई मीटिंग लेते हैं क्योंकि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक कवर करने के लिए नई मीटिंग लेते हैं।